India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे अब आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस। दिल्ली में न्यायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए टेंडर जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। भर्ती प्रक्रिया के बारे में सूचित करने का भी निर्देश। एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही की सावधानी से हो जांच, दुश्मनी होने वाले की गवाही की भी जांच जरूरी। दुबे और देहद्रोही के खिलाफ महुआ मोइत्रा की मानहानि केस में अंतरिम आदेश देने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। क्रिकेटर एस श्रीसंत को धोखाधड़ी मामले में केरल हाईकोर्ट से मिली राहत। पक्षकारों के बीच समझौता होने के बाद मिली अग्रिम जमानत। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिल्ली में न्यायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निविदाएं जारी करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव को न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय आवास के लिए उठाए गए कदमों, जिला स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया और प्रावधान के बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के पहले निर्देशों के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अध्यक्षता की अंदर बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्य सचिव जीएनसीटीडी, प्रमुख सचिव कानून, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी, सचिव वित्त जीएनसीटीडी और एल&डीओ के अन्य अधिकारी ने भाग लिया। बैठक में जो उद्देश्य रखा गया है, बैठक का उद्देश्य बुनियादी ढांचों की आवश्यकताओं के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक मंजूरी और मंजूरी में तेजी लाना था। अक्टूबर 2014 में द्वारका में न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारियों के लिए 70 आवासीय इकाइयों वाली आवासीय परियोजना का निर्माण शुरू हुआ। हालांकि संरचनात्मक दोषों के कारण निर्माण रुक गया, जिससे निर्माण खतरे में पड़ गया है। और बता दें आपको कि परियोजना रुकी हुई है और दिल्ली में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए कोई अन्य चालू परियोजना नहीं है। अदालत ने इस परियोजना के संबंध में आगे बढ़ने के लिए अंतिम निर्णय लेने की सुविधा के लिए एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है और केंद्र सरकार की भूमि और विकास कार्यों को ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया कि राउस एवेन्यू परियोजना के लिए उपलब्ध खाली क्षेत्र का कब्जा 31 दिसंबर 2023 तक दिल्ली हाईकोर्ट को शीघ्रता से सौंप दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में जहां शिकायतकर्ता मृतक का पिता होने के नाते एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह को और ऐसे में आरोपी व्यक्तियों के साथ उसकी लंबी दुश्मनी हो, उसकी गवाही की बहुत सावधानी से जांच की जानी चाहिए। जस्टिस अभय एस ओकर और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने आरोपी व्यक्तियों की दोषी सिद्ध रद्द करने
कि हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए ये टिप्पणियां की है। आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के कई प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया। मौजूदा मामले में 1986 से दो प्रतिद्वंदी समूहों के बीच जो गंभीर दुश्मनी है, ये सार्वजनिक सड़क तक पहुंच के संबंध में है और जिसे एक पक्ष द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है। साथ ही विवाद जारी रहा और परिणाम स्वरूप राम किशन नामक व्यक्ति की हत्या हो गई। जाहिर तौर पर बदला लेने के लिए दूसरे समूह ने पीड़ित किशन स्वरूप की हत्या कर दी है, जबकि निचली अदालत के 10 आरोपियों में से 6 को दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने उनकी दोषी सिद्धि रद्द कर दी और आरोपी व्यक्तियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपीलकर्ता शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपीलकर्ता की ये दलील दी गई कि ऐसे मामलों में जहां आरोपी व्यक्तियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है, अपीलीय अदालत आमतौर पर दोष सिद्ध खारिज नहीं करती। अदालत ने कहा कि हालांकि अपीलकर्ता एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी है, लेकिन उसने किसी को भी अपने बेटे किशन स्वरूप की हत्या नहीं देखा है और साथ ही साथ उन्होंने हत्या करते नहीं देखा है। अदालत ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और उसने हस्तक्षेप करने और अपने बेटे को हमले से बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। अदालत ने कहा कि हालांकि सजा उन सबूतों पर आधारित होनी चाहिए जो आरोपी को उचित संदेह से परे दोषी साबित करते हैं। घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शी की उपस्थिति भी संदिग्ध है। इसे देखते हुए न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को संदेह का लाभ देने में हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अदालत में दिए गए वचन को छुपाने के लिए वादी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि अपीलकर्ता के खिलाफ नागरिक और आपराधिक अवमानना के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए ये उपयुक्त मामला है। खंडपीठ ने लाभ नामदेव तोरास्कर नाम के अपीलकर्ता को नोटिस जारी किया है और उन्हें 8 जनवरी 2024 को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है। अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण पश्चिमी क्षेत्र के आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ता की कथित अवैध संरचनाओं या रेस्टोरेंट के निर्माण सहित ग्राउंड फ्लोर, पहली और दूसरी मंजिल पर अपार्टमेंट को ध्वस्त करने के और आदेश की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का फैसला बरकरार रखा था। अपीलकर्ता ने एनजीटी के उक्त आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसका मुख्य आधार ये है कि प्रतिवादी नंबर 1 यानी कि प्राधिकरण द्वारा आदेश अवमाननाकर्ता द्वारा दायर नियमितीकरण के लिए लंबित आवेदन पर कोई ध्यान दिए बिना पारित किया गया। इसे देखते हुए अपीलकर्ता ने 18 अगस्त 2023 को अदालत के समक्ष बिना शर्त वचन दिया कि यदि नियमितीकरण के लिए उनका लंबित आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो विशेष संरचना को हटा दिया जाएगा। बाद में आवेदन 15 सितंबर को खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि अस्वीकृति के बावजूद वचन का पालन करने के बजाय अपीलकर्ता ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर शिकायतकर्ता की न्यायालय वर्तमान अपील खारिज कर सकता है। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने वचन के बारे में तथ्यों को छुपाया और इस अदालत द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का खुलासा नहीं करने का विकल्प चुना। केरल हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में क्रिकेटर एस श्रीसंत द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को अनुमति दे दी है। जस्टिस मोहम्मद नियाज सीपी ने ये आवेदन दर्ज किया कि मामला दोनों पक्षकारों के बीच सुलझ गया। श्रीसंत के खिलाफ अभियोजन पक्ष का आरोप था कि 2 आरोपी व्यक्तियों ने एक विला परियोजना के निर्माण के लिए शिकायतकर्ता को कुछ निश्चित धनराशि देने के लिए कहा था। इसके बाद शिकायतकर्ता को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता श्रीसंत, जिसे मामले में तीसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया था, उससे पहले 2 आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसके स्थान पर एक क्रिकेट अकादमी शुरू की। आरोप है कि पहले आरोपी ने शिकायतकर्ता को अकादमी में पार्टनरशिप का भी वायदा किया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि भले ही अकादमी शुरू करने से के प्रस्ताव के साथ ही पहले आरोपी ने उसके संपर्क किया था, इस मामले में अपना इनपुट दिया था, लेकिन उसके 2 अन्य आरोपियों के बीच कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने कहा कि क्रिकेट प्रेमी होने के नाते उन्होंने इस मामले में निःशुल्क अपना इनपुट दिया और
उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। उनका नाम किसी भी समय किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अकादमी कभी शुरू ही नहीं हुई। उन्होंने तर्क दिया कि वे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से निर्दोष हैं और आरोपों के पीछे साजिश और बेईमानी का संदेह है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप उस समय लगाए गए जब वह लीजेंड्स लीग क्रिकेट में खेल रहे थे और अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ अन्य प्रोफेशनल क्रिकेट लीग के नीलामी में भी उनके नाम पर विचार किया जा रहा था। अदालत ने पहले श्री संत को गिरफ्तारी से अग्रिम सुरक्षा दी जब सरकारी वकील ने उन्हें सूचित किया कि मामला दोनों पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से सुलझ गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा द्वारा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रे के खिलाफ अंतरिम राहत के लिए दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरा नंदानी से रिश्वत ली थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने दुबे और देहाद्रे से ये भी पूछा कि क्या महुआ मोइत्रा जो है और कारोबारी हीरा नंदानी के बीच किसी तरह का लेन देन हुआ है। अदालत दुबे और देहाद्रे के खिलाफ मोइत्रा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। देहाद्रे और दुबे ने आरोप लगाया कि मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछे और अपने संसद खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल को हीरा नंदानी के साथ साझा किया। बता दें आपको कि इन आरोपों के आधार पर लोकसभा की आचार समिति ने मोइत्रा को निचले सदन से हटाने का सुझाव दिया था और इसके बाद उन्हें 8 दिसंबर को संसद से निष्कासित कर दिया गया था। देहाद्रे के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता संजू घोष और दुबे के वकील अभिमन्यु भंडारी ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि मोइत्रा को हीरा नंदानी से उपहार और अन्य लाभ प्राप्त हुए। गुजरात उच्च न्यायालय ने ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जय सुखभाई भालूदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। ये जुल्टो पुल उर्फ मोरबी पुल नाम के पुराने निलंबन पुल के रखरखाव और संचालन की देखरेख कर रहे थे, जहां पर हादसा हुआ था। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेश जोशी और भालूदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कलेक्टर के साथ मोरबी नगरपालिका प्रमुख को भी पत्र लिखा था, जिसमें इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया था कि पुल पुराना है और मरम्मत की सख्त जरूरत है। पीठ ने कहा कि इसलिए इस मोड़ पर कम से कम ये कहा जा सकता है कि पुल की जर्जर स्थिति के बारे में आवेदक भालूदिया की जानकारी में था। न्यायमूर्ति जोशी ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया उन्हें पता था कि सस्पेंशन ब्रिज के उचित रखरखाव के अभाव में इस तरह की दुर्भावनापूर्ण घटना हो सकती है और पुल की स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी होने के बाद भी इसके बावजूद उन्हें पुल को जनता के लिए खोलने की अनुमति थी। अदालत ने आगे कहा कि अगर उन्होंने समय पर सुधारात्मक उपाय किए होते तो इस घटना से बचा जा सकता था। न्यायमूर्ति जोशी ने कहा कि अगर कंपनी के प्रमुख होने के नाते उन्होंने पर्याप्त सुधारात्मक कदम उठाए होते तो इस तरह के अप्रत्याशित घटना को रोका जा सकता था और निर्दोष लोगों की बहुमूल्य जान बचाई जा सकती थी। 30 पन्नों के फैसले में अदालत ने कहा कि वह मामले में गुण दोष पर कुछ भी चर्चा नहीं करना चाहती और क्योंकि उसने केवल प्रथम दृष्टया तथ्य पर विचार किया है। भालूदिया को पुल की स्थिति के बारे में शुरू से ही पर्याप्त जानकारी थी। अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि घटना के पीड़ितों ने पहले ही सत्र अदालत का रुख कर मामले में भालूदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ कुछ अतिरिक्त आरोप लगाने की मांग की है। पिछले साल 30 अक्टूबर को पुल के अचानक ढह जाने की घटना में कम से कम 135 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था और तब से वह जांच की निगरानी कर रहा है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी अंकित तिवारी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसे हाल ही में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय या DVSAC ने रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया था। तिवारी को इस महीने की शुरुआत में भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय ने कथित तौर पर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय की मथुरा पीठ ने न्यायमूर्ति V शिवागन नमन के उचित आपको बता दें कि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और DVAC ने तिवारी को राज्य के डिंगीगुल जिले के एक डॉक्टर को रिश्वत लेते हुए धमकी देते हुए पकड़ने का दावा किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 1 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। DVAC ने तब दावा किया था कि तिवारी ने अपने खिलाफ लंबित मामलों को बंद करने के बदले एक स्थानीय डॉक्टर से 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। DVAC ने कहा कि बाद में वह 51 लाख रुपए की राशि के लिए सहमत हो गया था और डॉक्टर ने उसे 20 लाख रुपए का भुगतान किया था। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी जमानत याचिका में तिवारी ने दावा किया कि उनके खिलाफ मामला दुर्भावनापूर्ण है और तिवारी ने दलील दी कि हालांकि मामला मौजूदा मामले में उनके लिए रिश्वत मांगने या कुछ भी गैर कानूनी करने का कोई मकसद नहीं है। तिवारी ने यह भी कहा कि जेल में उनकी निरंतर हिरासत से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और अदालत से उन्हें जमानत देने का आग्रह किया। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। CRPC IPC में बदलाव वाले बिल पर लोकसभा में हो रही चर्चा का आज गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि मोदी सरकार दंड केंद्रित नहीं, न्याय केंद्रित सिस्टम देने के लिए काम कर रही है। PM मोदी गुलामी के निशान मिटा रहे हैं। तो बता दें आपको कि जिस तरह से ये पूरा मसला है CRPC IPC में बदलाव वाले बिल पर आज चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना जवाब दिया और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार दंड केंद्रित नहीं बल्कि न्याय केंद्रित सिस्टम देने का काम कर रही है। दंड नहीं बल्कि न्याय के आधार पर सबका फैसला आए। बल्कि साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इस सिस्टम को बहुत बेहतर बताया और बेहतर तरीके से ये कार्य किया जाएगा, ऐसा भी कहा। साथ ही साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री ने कहा कि PM मोदी गुलामी के निशान को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। जो गुलामी के वक्त जो सिस्टम बना था उसको मिटाने के लिए कोशिशें की जा रही है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश में से जल्दी मिट जाए और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा, मान्यवर, उन्होंने कहा कि कॉलोनियल कानूनों से जल्दी इस देश को मुक्ति मिलनी चाहिए और उसी के तहत गृह मंत्रालय ने 2019 से इसमें परिवर्तन लाने के लिए गहन विचार विमर्श चालू किया था। मान्यवर, ये जो कानून थे, ये कानून एक शासक ने, विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए हुए कानून थे। एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे और इसकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए। जी हाँ, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इन तमाम बातों का जिक्र किया और CRPC IPC में बदलाव के चर्चा इस बिल पर करते हुए उन्होंने जवाब दिया।
वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि सुनिश्चित हो कि त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव को खत्म किया जा सके। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की खंडपीठ ने वैवाहिक विवाद का फैसला करते समय सांवली महिला होने के कारण पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली गालियों पर ध्यान दिया और मानव जाति से ऐसी मानसिकता को बदलने का आह्वान किया। अदालत पति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फैमिली कोर्ट बालूता बाजार के फैसले और आदेश को चुनौती दी गई। उक्त फैसले के तहत पति द्वारा तलाक के लिए दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसे छोड़ दिया और गंभीर प्रयासों के बावजूद वैवाहिक जीवन में शामिल होने के लिए वापस नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी कारण के उन्हें छोड़ने के बाद पत्नी ने भरण पोषण का दावा करते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया। हालांकि दूसरी ओर पत्नी ने दलील दी कि उसके पति ने उस पर अत्याचार किया और उसे उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उनके पति ने उनके गहरे रंग का मजाक उड़ाते हुए उन्हें गालियां भी दी। उसने ये भी शिकायत की कि जब वह गर्भवती थी और दूसरी शादी वो करना चाहती थी तो पति ने उसके साथ मारपीट की। कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा अपने पति के साथ छोड़ने के लिए बताए गए कारण अधिक तर्कसंगत लगते हैं, क्योंकि वह यह दलील लेकर आई कि उसका पति उसके गहरे रंग के कारण उसे छोड़ना चाहता था। और कोर्ट ने अध्ययन का हवाला दिया जिसमें बताया गया कि लोग गोरे हल्के रंग के पार्टनर को पसंद करते हैं और इसके अलावा उन सामाजिक विकृतियों पर प्रकाश डालते हुए जिनका सामना सांवली त्वचा वाली महिला को करना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा न दिया जाए और ये सुनिश्चित हो कि गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों का उपहास या भेदभाव न किया जाए। न्यायालय ने ये माना कि क्रूरता का कोई आधार नहीं बनाया जा सकता है जो पति को अपनी पत्नी से तलाक लेने का अधिकार देगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.